गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने साहित्य में अपनी बुक चल रही है 12th क्लास में हिंदी साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू। और सरयू का अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो कविताएं हैं इसमें। सुमित्रा नंदन पंत का 11th चैप्टर, जिसमें पहली कविता थी भारत माता, वो पढ़ ली अपन ने। दूसरी अपनी कविता है धरती कितना देती है, वो अपनी कविता चल रही है। तो उसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कवि एक दिन बचपन में अपने अबोध बालक रूप में वो ये सोचता है कि जैसे पेड़ लगते हैं, पेड़ पे फल फूल होते हैं, कितने फूल लग जाते हैं, कितने फल आ जाते हैं, तो वो इस अपने अबोधपन में ही एक दिन सिक्के बो देते हैं। धरती के नीचे जमीन में बारिश आती है तो हल्की सी ज़मीन गीली होती है और उस गीली मिट्टी को वो अपनी उंगली से कुरेद कर वहाँ सिक्के बो देते हैं। सोचते हैं बड़ा सारा पेड़ लगेगा, इस पर खूब खनकते खनकते सिक्के लगेंगे, खूब पैसे हो जाएंगे और मैं एक मोटा सेठ बन जाऊंगा, पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा। काफ़ी लंबा समय बीत जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। और वो अपनी इस बात को, उनको मन में ये पछतावा होता है कि मैंने ऐसा किया लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद एक दिन आंगन में यूं ही खड़े, बारिश का वही मौसम होता है और वो ज़मीन में एकदम ज़मीन को गीला देखकर वहाँ उंगली से कुरेद कर कुछ सेम के बीज बो देते हैं। वो उस बात को याद करते हुए कि मैंने सिक्के बोए थे, लेकिन समय बीत जाता है, भूल जाते हैं वो इस बात को। थोड़े ही समय बाद वो देखते हैं, एक दिन अचानक से देखते हैं कि पूरे आंगन में छोटे छोटे से छत्ता ताने यानी दो दो अंकुर फूटे और उनमें से पत्तियाँ निकले हुए छोटे छोटे पौधे पूरे आंगन में फैल गए हैं। उनको देखकर उनको हैरानी होती है और अपनी वो बात याद आती है कि मैंने एक दिन ऐसे ही सेम के बीज बोए थे। थोड़े समय बाद में सारे चारों तरफ बेलें निकल जाती है और वो बेलें छतों से, टटियों से, बाड़े की जो दीवारें हैं उनसे चढ़ती चढ़ती चारों तरफ पूरे आंगन में फैल जाती है और एक दूसरे में गुथ कर ऐसा लगता है जैसे पूरे यहाँ एक सुंदर जाल बन गया है। और उसको देखकर कवि को याद आता है कि किस प्रकार वंश बढ़ता है। 4 बीज बोए थे, उनसे चारों तरफ आज पूरा आंगन भर चुका है। उसी चैप्टर को अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं अवाक रह गया, कवि उसको देख रहा है कि मैं अवाक रह गया, मैं एकदम अवाक मतलब हस्तप्रद रह गया। चारों तरफ पेड़ ही वो बेले ही बेले, और उनको देखकर कवि को एकदम हैरानी हो रही है कि वो उनको निरंतर एकदम आश्चर्य से देख रहा है कि कैसे वंश बढ़ता है, किस प्रकार ये वंश बढ़ जाता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। कवि उसको देखकर हैरान होते हुए देख रहा है कि किस प्रकार ये वंश वृद्धि हो रही है। सेम की जो झाड़ियां हैं वो अपने सफ़ेद फूलों से, तारों से छितरे फूलों से, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सफ़ेद फूलों से छितराते हुए पूरे नीले आकाश आसमान में छोटे छोटे तारे छितरे हुए से, यानी उन पर ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे तारे पूरे आकाश में फैले हुए और उन पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे इस प्रकार लग रहे हैं जैसे लहरी श्यामल लतरों पर, जैसे नीली जल की तरंगों पर सुंदर लगते हैं। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मावस के हसमुख नभ से, मावस यानी मावस का मतलब मावस का जो महीना होता है, कभी उसके लिए कह रहे हैं कि मानो अमावस में हसमुख नभ से, हंसते हुए आकाश में चोटी के मोती से, जैसे अमावस का जो महीना होता है, अमावस का जो महीना है उसमें एकदम आकाश एकदम अंधकार में होता है, तो उस अंधकार में चोटी के मोती से, वो अंधकार क्या है, चोटी के समान प्रतीत हो रहा है और उस पर चोटी पर लगे हुए मोती के समान, आंचल के बूटों से, आंचल पर लगे हुए बूटों के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। ओह, समय पर उनसे कितनी फलियां फूटी और समय आया और उन बेलियों से, डालियों से कितनी फलियां फूटी। चारों तरफ उनकी फलियां, उनमें फलियां फूटी मतलब उनमें फलियां निकल गई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, एक बेल पर असंख्य फलियां, तो कितनी सारी फलियां और कितनी प्यारी प्यारी उन पर फलियां लग गई। पतली चौड़ी कलियां, पतली पतली चौड़ी चौड़ी, उफ, उनकी क्या गिनती। इतनी फलियां लगी कि उनकी गिनती करना भी असंभव है। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, लंबी लंबी फलियां उंगलियों के समान और नन्ही नन्ही तलवारों सी, एकदम तीखी तलवारों के समान।
पन्ने के प्यारे हारों से, और उनके अंदर जो सेम के बीज हैं वो खन खन ऐसे बसते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे पन्ने से हारों के समान। झूठ न समझे, इस बात को आप झूठ न समझे, चंद्र कलाओं से नित बढ़ती, वो फलियां चंद्र की कलाओं के समान यानी चंद्रमा की कलाओं के समान नित बढ़ रही है। सच्चे मोती की लड़ियों से, सच्चे मोती की लड़ियों के समान ढेर ढेर खिल, सच्चे मोतियों की लड़ियों के समान ढेरों ढेरों वो खिल रही है। झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचियां तारों सी, आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार कचपच हुई भी है कि ऐसा लग रहा है जैसे झुंड के झुंड तारे आपस में मिले हुए हैं। कचपचियों सी यानी आपस में एकदम वो कचपच हो रही है, आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो कचपच का मतलब वो इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी आपस में जुड़ी हुई कचपच हो रही है, झुंड की तरह वो आपस में मिली हुई है। इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, इतनी फलियां उनमें आई कि हमने जाड़ों भर खाई यानी पेट भर भर कर खाई। सुबह शाम घर पकी, सुबह शाम घर में पकी, पड़ोस पास के जाने कब लोगों में बंटवाई, और हमने आस पड़ोस में, पड़ोस पास यानी आस पड़ोस में इतनी बटियाई कि सब प्रसन्न हो गए, यानी इतनी फलियां जाड़ों भर खाई, सुबह शाम में घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों ने बंटवाई, और आस पड़ोस में यानी सुबह शाम दोनों समय हमने घर में खाई और आसपास के प्रत्येक घर में वो पकाई गई। आस पड़ोस के लोगों ने उनको जाने अनजाने सबने एक दूसरे को बंटवाई। बंधु बांधवों, भाई मतलब अपने जो परिवारजन है, भाई बंधुओं में, मित्रों में, अभ्यागतों यानी अतिथियों में, और मंगतों में यानी जो मांगने आते हैं याचक, उन्होंने भी खूब खाया यानी खूब उनको पका पका कर खिलाया। जी भर रात मोहल्ले भर ने खाई, और जी भर भर के हमने मोहल्ले भर में बंधु बांधवों ने, मित्रों ने, अतिथियों ने और याचकों ने जी भर के खाया। जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाया, इतनी फलियां आई कि पूरे मोहल्ले ने उसको जी भर भर के खाया। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, इतनी फलियां उसमें लगी कि हम लोग सब लोग उसको खा खा के पेट भर भर के सबने खाया। सेम की बेलों पर जो फलियां हैं वो अनगिनत और बहुत प्यारी प्यारी फलियां लगी। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। कवि कह रहा है कि ये धरती हमें कितना देती है, हमने 4 बीज बोए और उसकी जगह असंख्यों हमने उसको खाया। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कह रहे हैं कि ये धरती माता हमें कितना देती है, अपने जो हमारी धरती माता है आज तक ये हमने धरती को कितना दिया और धरती हमें उसके बदले में कितना देती है। नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को। कवि कह रहा है कि मैं उनके महत्व को यानी स्वार्थ में पड़कर जो अपनी संतान है उन संतानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने प्यारे पुत्रों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती हमें कितना देती है। नहीं समझ पाया मैं उसको महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। कवि कह रहा है कि लोभ में पड़कर स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं उसके इस महत्व को समझ नहीं पाया। रत्न प्रवसनी है वसुधा, अब समझ चुका हूँ इसमें सच्ची ममता के दोने बोने से। कवि कह रहा है कि ये धरती रत्नों को पैदा करने वाली है, सच्ची ममता के बीज बोए, अर्थात अगर हम सच्ची ममता यानी अगर हम सही बीज बोते हैं तो इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। कवि कह रहा है कि ये सच्ची ममता के बीज बोए यानी सही बीज बोने से ये हमें फसलें भी अच्छी देती है। इसमें मानवता ममता के दाने बोने, इसमें लोगों के काम करने के सामर्थ्य के बीज बोने हैं। कवि कह रहा है कि मनुष्य अपने स्वार्थवश जो कार्य करता है उससे उसका परिणाम भी उसको वैसा ही प्राप्त होता है। यानी मैंने स्वार्थवश इसमें सिक्के बोए तो मुझे उसका परिणाम भी वैसा ही प्राप्त हुआ। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता यानी कवि कह रहा है कि हमें परिश्रम करना है और अपने श्रम को बराबर लाभ मिले ऐसा ही हमें कार्य करना है। सामाजिक क्षमता के
और मानव ममता के हमें दाने बोने हैं। जन की क्षमता यानी सामाजिक क्षमता और मानव ममता के हमें इसमें बीज बोने हैं। मानव ममता के हमें बोने दाने, मानव ममता के इसमें हमें बीज, जन की क्षमता यानी सामाजिक क्षमता और मानव ममता के हमें इसमें दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। जिससे कवि कह रहा है कि जिससे हमारा शोषण नहीं हो, बल्कि आपसी प्रेम और शांति पूर्वक जो इसमें उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें, यानी शोषण के बिना आपसी प्रेम और शांति की सुनहरी फसलें इसमें उग सके। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, मानव के परिश्रम से चारों दिशाएं हंसने लगे। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कह रहा है कि जैसा हम इसमें बीज बोएंगे वैसा ही पाएंगे। स्वार्थवश अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी हमारा वैसा ही प्राप्त होगा। और मनुष्य अपनी क्षमता के और मानवता के बीज बोने से उसका परिणाम भी सुनहला ही प्राप्त होगा। इसमें स्वार्थवश हम कार्य करेंगे वैसा ही हमें परिणाम भी प्राप्त होगा। तो ये चैप्टर आप आज रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा हो गया है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपको चैप्टर का रिवीजन करना है, रिवीजन करने से ही समझ में आएगा। भारत माता है, भारत माता क्या है? ग्राम वासिनी। कविता लिखते समय भारत माता की संतानों की संख्या कितनी थी? कवि ने कितनी बताई थी भारत माता की संतानें? 30 करोड़। कविता में भारत माता का आंचल कैसा दिखता है? कवि ने कहा कि वो धूल से भरा हुआ मेला सा और कुछ हरा सा आंचल हमें दिखाई देता है। भारत माता को किसकी प्रकाशिनी बताया गया है? भारत माता को गीता के गूढ़ ज्ञान की प्रकाशिनी। कवि ने बताया था ना कि गीता के गूढ़ ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान गूढ़ गीता प्रवासिनी, गीता के गूढ़ ज्ञान की प्रकाशिनी कवि ने बताया है। धरती कितना देती है? में कवि ने बचपन में क्या बोए थे? धरती कितना देती है? इस चैप्टर में कवि ने बचपन में क्या बोए थे? बचपन में अपने अबोध रूप में उसने सबसे छिपकर कुछ पैसे बोए थे। ऊपर बढ़ती बेलों की तुलना लेखक ने किससे की है? ऊपर बढ़ती मखमली चंदोवे सी, हरे भरे झरनों सी, है ना, ऊपर बढ़ती हुई चंदोवे के समान कवि ने उसकी तुलना की है। नए उगे सेम के पौधे कवि को कैसे लगे? छत्ता ताने, छोटे छोटे छत्ता ताने विजय पताका लिए हुए वो अपनी हथेलियां खोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी सेना चारों तरफ बढ़ रही है अपनी विजय पताका लिए। पैसे बोकर कवि ने क्या कल्पना की थी? पैसे बोकर कवि ने कल्पना की थी कि पेड़ लगेंगे, है ना, बीज बोएंगे तो पेड़ पौधे लगेंगे, उन पेड़ों पर चारों तरफ खनखनाकदार पैसे उगेंगे और मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं एक मोटा सेठ बन जाऊंगा, पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा और ठाट बाट से रहूंगा। ग्रामवासिनी भारत माता किस हालत में दिखती है? ग्रामवासिनी भारत माता एक मिट्टी की प्रतिमा सी है जो उदास खड़ी है और उसका शरीर पूरा धूल से सना हुआ है। मेला सा उसका आंचल है और उसकी आंखों से गंगा जमुना रूपी आंसू बह रहे हैं। भारत माता का संयम किस प्रकार से सफल रहा? भारत माता का संयम कवि ने यहाँ उदाहरण दिया है कि कठोर साधना और संयम का परिचय देती हुई भारत माता कितने लंबे समय से उसको पराधीनता से मुक्ति मिली और पूरे विश्व में अहिंसा के सिद्धांत से मानवता का भय दूर हो गया। कवि ने सेम की फलियां किस किस को बांटी? चारों तरफ बांटी उसने, स्वयं भी खाई, आस पड़ोस में भी बांटी और आने जाने वाले मित्र बंधुओं को, अतिथियों को और याचकों को और पूरे मोहल्ले ने जी भर भर के उनको खाया। कभी लोभवश क्या नहीं समझ पाता? कभी लोभवश धरती के महत्व को नहीं समझ पाता। धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करती है और वो उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें वैसा ही प्राप्त होता है। कभी लोभवश क्या नहीं समझ पाया था? यही नहीं समझ पाया था कि स्वार्थ के वशीभूत होकर हम कोई कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिए, ये भी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो आपको ये
क्वेश्चन आंसर निबंधात्मक तक करने हैं। केवल ये व्याख्याएं आप मत करना, क्योंकि व्याख्या आप पूरे चैप्टर की वैसे कर लोगे तो इसमें अलग से व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप यहाँ तक अपने पूरे क्वेश्चन आंसर करना। और पहले आप चैप्टर का रिवीजन करोगे। चैप्टर के रिवीजन में आपको पूरी व्याख्या समझ आ जानी चाहिए। आप पूरी व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब व्याख्या करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आएगा समझ में तो आप उसको पूछ लेना। तो पहले आप यहाँ तक अपन सरयू बुक पूरी करेंगे। आप पहले इसका चैप्टर ये पूरा करेंगे, गद्य भाग अपन पूरा करेंगे, फिर उधर पद भाग पूरा कर लें। साथ में अपना गद्य भाग भी चल रहा है, वो गद्य भाग भी चल रहा है, उसमें अपना चैप्टर पूरा हो गया शिरीष के फूल तक का। तो उसमें भी अपन को आगे पढ़ने हैं। आप इसका चैप्टर अपना पूरा करेंगे, ठीक है।